हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। नेटवर्क, हाँ बेटा, नेटवर्क इश्यू था, अब ठीक हो गया, मैंने नेटवर्क शिफ्ट कर लिया। एनीवे, गुड आफ्टरनून आज हम सर। लोग, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? स्टार्ट भी करेंगे, खत्म भी करेंगे, आज खत्म भी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। लिखो डॉपलर इफेक्ट। तो फिर वेव ऑप्टिक्स ना? हाँ, इसके बाद वेव ऑप्टिक्स ले लेंगे, अच्छा याद दिलाया। फिर उसके बाद हीट एंड थर्मो, लास्ट में हीट एंड थर्मो। सर अपना फिजिक्स कितना बचा है? थोड़ा ही बचा है कि थोड़ा ज्यादा है? इसको डिफाइन कैसे करें? मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये मई एंड तक हो जाएगा, मतलब दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये हीट एंड थर्मो इधर बचा है, फिर फ्लूइड बचा है, और उधर मॉडर्न फिजिक्स बचा है, बस इतना ही है। देखेंगे थोड़ा बहुत, अगर मई से आगे जाएगा, 2-4 दिन जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, है ना? ओके। यस सर। स्क्रीन भी दिख रही है ना आप लोगों को? यस सर। चलो, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है सुनो बच्चों। एक सोर्स है, सोर्स है, और सर आपकी आवाज आ रही है। सर वॉइस सर आवाज हटा कर है थोड़ा। साउंड प्रोड्यूस की आवाज नहीं आ रही मेरी? सर अटक रहा है थोड़ा, आवाज आ रही बट अटक रहा है। सर अब सही हो गया, बोलो। नहीं, वो क्या होता है जब आवाज नहीं आती ना सही, तो मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ। अब आ रही है? हाँ सर अभी तो सही है, अभी बोले आप तो। सर एक बार बोलिए ना, उसमें पता चल जाएगा। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज सही आ रही है ना? हाँ आप सही आ रहे थे। यस सर। चलो, तो मैं कह रहा हूँ, जब भी कोई साउंड सोर्स
साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, और वही आवृत्ति उस ऑब्जर्वर को, श्रोता को सुनाई देती है। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर बोलो ना। ठीक है। और वही जो साउंड है वो सुनाई देती है, वही फ्रीक्वेंसी जो है वो श्रोता को सुनाई देती है। लेकिन अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए, सापेक्ष गति, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए, यानी कि अगर या तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो या बढ़ जाए, स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी या तो कम हो रही हो या बढ़ रही हो, इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन। उस कंडीशन में ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ना बेटा, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग होगी। समझ गए? और इस प्रभाव को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो आप थोड़ा सा लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, जब भी स्रोत तथा श्रोता के बीच सापेक्ष गति होती है, when there is a relative motion between source and observer, जब भी स्रोत तथा श्रोता के बीच सापेक्ष गति होती है, when there is a relative motion between source and observer, comma, तो श्रोता को सुनाई देने वाली आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अलग होती है। श्रोता को सुनाई देने वाली आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अलग होती है। ठीक है? देन frequency heard by the observer is different from actual frequency. Then frequency heard by the observer is different from actual frequency. देख लो, यह प्रभाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। This effect is called Doppler's effect. अगली लाइन में लिखो, बच्चों, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच डिस्टेंस अगर घट रहा है तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो एक्चुअल से ज्यादा आएगी। अगर दूरी कम हो रही है तो सुनाई देने वाली आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी। उनकी बढ़ रही है, उसको जो फ्रीक्वेंसी देगी वो एक्चुअल से कम होगी। अगली लाइन में खोइए, यदि दोनों के बीच की दूरी घटती है तो श्रोता को अधिक आवृत्ति सुनाई देती है। If distance between both decreases, if distance between both decreases, then frequency is more than actual frequency. Observed frequency is more than actual frequency. और उल्टा करके लिख लो। बेटा, साउंड बाद के लोगों को भी कटा हुआ सुनाई दे रहा है क्या? एक बच्चे ने बोला है। यस सर। उल्टे चेहरे का कोई बच्चा हाँ है, सर, इसका चेहरा मेरे है, को भी। नाम इसका चेहरा है, चेहरा भी उल्टा है। सर आरती है वो। आरती है? आरती का उल्टा चेहरा है क्या? शायद। वाह। अच्छा, आप लोगों को तोता नाम पकड़ के भी नहीं घुमा रखोगे- दिया होगा। नहीं, अगर आप लोग नाम सही नहीं रखोगे तो मैं ना फिर क्या करूंगा, रैंडम आईडी क्रिएट कर दूंगा रोज मीटिंग का। तो फिर आप है ना डायरेक्ट जून से ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना नाम सही करो सब लोग। चलो, आरती तो मना कर रही है। सर आवाज आपको सही आ नहीं रही है? बोल रही है। अच्छा ठीक है, अब आवाज सही आ रही है? यस सर।
हाँ तो लिखो, अच्छा उसका उल्टा करके लिख लो, यदि दोनों के बीच की दूरी बढ़ती है तो अधिक तो कम आवृत्ति सुनाई देती है। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इंक्रीजेस, देन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अपने आप लिख लो उल्टा करके। तो एक बार फिर रिपीट करूंगा। तो बेटा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, और अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। अब फार्मूला होता है इसका, वो लिखो। मेन फार्मूला लिखा रहा हूं। तो बेटा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो आएगा, आभासी आवृत्ति कह लो, वो आएगा एफ डैश बराबर एफ डैश बराबर एफ, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, लाइन के ऊपर लिखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हिंदी में लिखो लाइन के ऊपर, ध्वनि का श्रोता के सापेक्ष वेग। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। थोड़ी जगह की कमी आ गई, ऑब्जर्वर लिखा है। ध्वनि का श्रोता के सापेक्ष वेग, और लाइन के नीचे लिखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। ध्वनि का स्रोत के सापेक्ष वेग। ध्वनि का स्रोत के सापेक्ष वेग। तो बेटा ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लेना है, और नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स लेना है। ये ध्यान रखना उल्टा ना हो जाए, ठीक है। लेकिन बच्चों जो लैम्बडा होता है ना, वेवलेंथ, वो सिर्फ एक कंडीशन में चेंज होता है। जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, वो तो दोनों बार चेंज होगी, चाहे सोर्स चल ले या ऑब्जर्वर चल ले, कोई भी चले। अगर सोर्स चलेगा तो भी फ्रीक्वेंसी बदली हुई सुनाई देगी, और श्रोता चलेगा, ऑब्जर्वर चलेगा तो भी फ्रीक्वेंसी बदली हुई सुनाई देगी। लेकिन वेवलेंथ केवल तभी बदली हुई सुनाई देगी जब सोर्स चलेगा। यानी कि अगर सोर्स नहीं चल रहा, केवल ऑब्जर्वर चल रहा है, श्रोता चल रहा है, तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ का एक फार्मूला लिखो, लैम्बडा डैश बराबर लैम्बडा ऊपर आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। उल्टा है, ऊपर वाले फार्मूले का उल्टा है, और नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब गौर से देखो, नीचे हमने विद रेस्पेक्ट टू नहीं लिखा, केवल वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखा है। यानी कि श्रोता के मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऑब्जर्वर चले या ना चले, सोर्स चलना चाहिए, तभी लैम्बडा चेंज होगा। रीजन सर, क्या बेटा? रीजन क्या सर? क्यों नहीं? रीजन तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, फिर तो आज खत्म ही नहीं होगा चैप्टर। कौन बोल रहा है ये? करण। हाँ मुझे पता है, तू ही पूछेगा, और कोई नहीं पूछता इस बैच में। बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है, उन्हें फिजिक्स रटना होता है बस। आज तक नहीं देखा मैंने और बच्चों को कभी आज तक की
कारण पूछा है फिजिक्स में क्यों होता है। उनका आदत ही नहीं है बेटा, उनको बाकी सब लोगों को फिजिक्स रटने की आदत है, आप कुछ भी बता दो सर हम रट लेंगे, लेकिन कारण कभी नहीं पूछेंगे। तो कारण सुनो, इस बच्चे ने पूछा है तो सुन लो। क्या होता है, जैसे मान लो, अब बच्चों ये कारण है ना, फार्मूला नहीं है, ये लॉजिक है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझो तो आपकी इच्छा है। ये जैसे सोर्स है और ये कोई ऑब्जर्वर है, श्रोता। सोर्स ने वेव निकाली और ये वेव ऑब्जर्वर तक पहुंची। अब सोर्स और ऑब्जर्वर अपनी जगह खड़े हैं, तो 1 सेकंड में जितनी वेव सोर्स निकालेगा उतनी ही ऑब्जर्वर ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा या रिसीव करेगा। तो अगर दोनों स्थिर हैं तो जितनी फ्रीक्वेंसी सोर्स की होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, क्योंकि जितनी वेव सोर्स निकाल रहा है उतनी ही वेव ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है। लेकिन आप सोचो, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चल रहा होता तो जितनी वेव सोर्स निकालता वो तो ग्रहण करता ही, लेकिन रास्ते में जो वेव और पड़ी हुई है वो भी ऑब्जर्वर ग्रहण कर लेता, रिसीव कर लेता, इसलिए 1 सेकंड में अब ज्यादा वेव उस तक पहुंचती। एक सेकंड में अब उससे ज्यादा वेव पहुंचती जो पहले पहुंच रही थी, क्योंकि वो खुद भी सोर्स की तरफ चलने लग गया, तो जो वेव रास्ते में है वो भी उसने ले ली, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। लेकिन आप सोचो, अगर ये ऑब्जर्वर उल्टा जा रहा होता, इधर जा रहा होता, तो उसे जो वेव रिसीव करनी थी या खड़े खड़े वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद दूर चला गया। तो नंबर ऑफ रिसीविंग वेव्स कम हो जाएंगी अगर ये दूर जाएगा तो, इसलिए फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। चरण जी समझ में आया? यस सर। ये होता है रीजन। और अगर सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने का दूसरा रीजन होता है, वो भी तो समझ ले। वो क्या होता है, अगर ऑब्जर्वर अपने घर में बैठा है और सोर्स अभी यहां पर है, ठीक है, तो जितनी वेव ये निकालेगा उसकी वेवलेंथ देख लो, ये होगी। सोर्स जब मूव करता है ना, तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने का रीजन वेवलेंथ होता है। अब ये सोर्स आगे चल रहा है ना, तो अगली वेव ये यहां निकालेगा, तो जो 1 सेकंड के बाद जो वेव उसे पहले वाली पोजीशन से निकालनी थी वो वहां से ना निकालकर अगली वेव अब यहां से निकालेगा। मान लो ये यहां पहुंच गया, तो उतनी ही वेव अब कम जगह में आएंगी, इसलिए वेवलेंथ कम हो गया। अब ये इसको थोड़ा फील कर लो, फील नहीं करोगे तो मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा इसको ढंग से समझाने में। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर सोर्स अपनी जगह खड़ा खड़ा साउंड निकालता तो वेवलेंथ ज्यादा होता, लेकिन वो थोड़ा आगे चलने लग गया, तो अगली वेव जो वो निकालेगा वो थोड़ा आगे जाने के बाद निकालेगा, तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगा ऑब्जर्वर से। तो जितनी वेव पहले ज्यादा डिस्टेंस में आ रही थी अब उतनी ही वेव कम डिस्टेंस में आएगी, इसका मतलब वेवलेंथ घट गया, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब ऑब्जर्वर चलता है ना तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने का रीजन अलग होता है। वो रीजन ये होता है कि यार ऑब्जर्वर ज्यादा वेव रिसीव कर रहा है, कम वेव रिसीव कर रहा है, वेवलेंथ चेंज नहीं होता। ऑब्जर्वर के चलने वाले केस में वेवलेंथ चेंज नहीं होता, परंतु अगर सोर्स चल रहा है तो फिर वेवलेंथ चेंज हो जाता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो दोनों रीजन मैंने एक साथ बता दिए कि ऑब्जर्वर के चलने पर वेवलेंथ चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि वेवलेंथ तो चेंज कैसे होगा, क्योंकि उतनी ही वेव उतनी ही जगह में बन रही है। तो बच्चों जो बच्चे सो गए थे अब वो जाग जाएं वापस, क्योंकि जैसे ही मैं फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ाने लगता हूँ आधी क्लास सो जाती है कि चलो ये अपने काम की चीज नहीं है। तो बच्चों कमेंट कर रहा हूं, आप लोगों पर ध्यान रखना।
तारीफ नहीं कर रहा मैं आपकी, है ना। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे यार हमारी तारीफ हो रही है। भाइयों आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, बस जगाने के लिए पूछता हूँ मैं, ये वाली बात की आवाज आ रही है या नहीं आ रही। बच्चों मैं लिटरली कह रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे सामने कि बच्चे मुझसे रीजन ना पूछे। आपका बैच कभी नहीं पूछता। कुछ भी पढ़ा दो आपको तो मैं 2+2 5 भी पढ़ा जाऊंगा ना, तो आप तो लिख लोगे, बस नोट्स बनाने आए, कभी नहीं पूछोगे क्यों आता है। अब आपके बैच में धीरे धीरे मेरी भी आदत कम हो रही है बताने की, अब क्या करूं, वरना मेरी आदत इतनी खतरनाक है हर चीज का सोर्स बताने की, उसके बिना मैं आगे जा ही नहीं पाता। पर आपके बैच में कोई रिएक्शन ही नहीं होता, क्या करूं। तो बच्चों ये बात आप चाहो तो अलग से लिख लो कि फ्रीक्वेंसी तो दोनों केसेस में बदलेगी, चाहे सोर्स चले या ऑब्जर्वर चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेवलेंथ केवल तभी बदलेगी जब सोर्स चलेगा। ऑब्जर्वर के चलने से वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, मैं नहीं लिखा रहा। अपनी भाषा में लिख लो आप। फ्रीक्वेंसी दोनों केसेस में चेंज होती है, चाहे आप सोर्स को चलाओ या ऑब्जर्वर को चलाओ। लेकिन वेवलेंथ केवल तभी चेंज होती है जब सोर्स चलता है, ऑब्जर्वर के चलने से वेवलेंथ चेंज नहीं होती। दूसरी बात बच्चों, मैंने हर फार्मूले में रिलेटिव वेलोसिटी लिखा है, तो याद रखना हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है ना मैकेनिक्स में, वो यहाँ काम आएगा। तो जरा मैं उसके भी दर्शन करा दूं आपको एक बार। अच्छा मुझे बताओ, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं मैं कोई, ये कोई सोर्स है, ये v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और ये कोई ऑब्जर्वर है, ये v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो ध्वनि की गति की दिशा किधर होगी बेटा, दाईं ओर या बाईं ओर, जरा बताना। ऑब्जर्वर के लिए, श्रोता के लिए ध्वनि किधर जाएगी, लेफ्ट और राइट? राइट। राइट सर। राइट हाँ सर। ऑब्वियसली सोर्स इधर है तो ध्वनि इधर जाएगी, तभी तो श्रोता को सुनाई देगी। बेटा सोर्स की वेलोसिटी v1 है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v2 है, और साउंड की वेलोसिटी v है। तो मुझे बताओ f डैश कितना आएगा। अभी बस एग्जांपल चल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है। तो लाइन के f डैश आता है, f डैश बराबर f, लाइन के ऊपर आता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का प्रेक्षक के प्रेक्षक, ध्वनि का प्रेक्षक सापेक्ष वेग, ध्वनि के सापेक्ष वेग कितना आएगा? v/v minus v1 into f। से आने लग, सापेक्ष वेग पूछा है, ध्वनि का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। बच्चों मैंने फिर से नेटवर्क चेंज किया है, बताओ अब आवाज आ रही है? यस सर। अच्छे से आ रही है? यस सर। तो अब मुझे आंसर बताइए, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल में सोर्स का, सॉरी साउंड का ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी?
सारी वेलोसिटी लिख दी, सापेक्ष ही तो निकालना है। हाँ, इन दोनों बच्चों ने सही बताया, v माइनस v2 आएगा। चलो एक काम करता हूं, सोर्स की वेलोसिटी को v1 की जगह vs कर देता हूं, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को v2 की जगह vo कर देता हूं, तो ये आएगा v माइनस vo। और वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स, साउंड और सोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा v माइनस vs। लिख लो आप इस एग्जांपल को। नंबर 1 डाल देते हैं। अब नंबर 2 बच्चों, सेकंड एग्जांपल में सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। सोर्स की वेलोसिटी vs, ऑब्जर्वर की vo, और साउंड तो हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ही जाएगा, v ओनली। साउंड की वेलोसिटी को हम v लिखते हैं, तो f डैश बराबर आएगा f। चलो जिसको भी बताना है बता दो। v plus v naught upon v minus vs। दोबारा बोलो। v plus v naught upon v minus vs। और इसको टाइप ही कर देते। हाँ, जतिंदर ने किया है, सही है, v प्लस vo। क्योंकि बेटा साउंड और ऑब्जर्वर दोनों अपोजिट जा रहे हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत अपोजिट जाती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस आता है, और नीचे माइनस आएगा क्योंकि साउंड और सोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बच्चों लैम्बडा डैश बराबर लैम्बडा, ये भी बताओ क्या आएगा, ढंग से करना। लैम्बडा में ध्यान रखना, ऊपर आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स, तो साउंड का सोर्स के रेस्पेक्ट में तो v माइनस vs आएगा, लेकिन नीचे सिर्फ वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा v, नीचे रिलेटिव नहीं लेते। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल बच्चों, सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, डायग्राम देखकर फिर जवाब देना। और साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाती है, तो इसमें f डैश और लैम्बडा डैश दोनों बताने हैं। डायग्राम देख लो। पूरी क्लास में बस ये दो ही बच्चे बैठे हैं, बाकी कोई नहीं है। बहुत बुरा हाल, शेम शेम, शर्म आती है मुझे वास्तव में आपको। अब तक बेकार गुस्सा आ रहा है मुझे इस समय। जब देखो जब ये एक दो बच्चों के नाम आते रहते हैं सबसे पहले, बाकी पता नहीं क्या करते। चलो मैं इंतजार कर रहा हूँ, सब लोग निकालो। और होगा भी क्या, बाकी लोग फिर कॉपी कर देंगे, इनको ये भी तो बहुत अच्छे से आता है। गलत फायदा उठा रहे हो आप ऑनलाइन का। चलिए चलो लिख लो आप। वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर,
साउंड और ऑब्जर्वर दोनों सेम डायरेक्शन में, माइनस आएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स, ये दोनों अपोजिट हैं इसलिए प्लस आएगा। लैम्बडा में ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स आता है और नीचे ओनली वेलोसिटी ऑफ साउंड आता है, इसे कॉपी कर लो। चौथा एग्जाम्पल, बच्चों सोर्स और साउंड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इस बार ऑब्जर्वर जो है वो पीछा कर रहा है सोर्स का। तो एफ डैश बराबर आएगा एफ, ऊपर आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। देखो साउंड और ऑब्जर्वर अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आएगा, नीचे आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। तो साउंड और सोर्स अपोजिट जा रहे हैं इसलिए यहाँ भी प्लस आएगा। और लैम्बडा डैश बराबर आएगा, लैम्बडा ऊपर आएगा v प्लस वी एस, नीचे ओनली v आएगा। बच्चों एक बात बताइए, अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन लिखो। एक मिनट। अब है ना, मेरे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दूं आपको? ये चार के एग्जाम्पल जो दिए इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देता हूं तो बस गुणा भाग का एग्जाम वो होगा आपका इम्तिहान। तो इसलिए मैं कुछ अलग चीज पूछूंगा। अलग क्या पूछ रहा हूँ बच्चों? एक साउंड सोर्स है, सर्किल में चल रहा है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर सेंटर पर खड़ा है। और ये सोर्स मूव कर रहा है सर्कल में, ऑब्जर्वर सेंटर पर खड़ा है। तो इस प्रेक्षक को जो आवृत्ति सुनाई देगी वो वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा सुनाई देगी, कम सुनाई देगी या सेम सुनाई देगी? बताइए। सेम हाँ सेम सेम टाइप करो बेटा। मुझे टाइप से क्या नाम पता लगता है। भावना, सेम, पूजा, मनीष, राहुल, आरती, रागिनी। अच्छा बिल्कुल सही जवाब है। सेम सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी, एफ डैश बराबर एफ होगा, क्योंकि बेटा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। हमने आपको शुरू में क्या बताया था
जब सोर्स और ऑब्जर्वर, स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी बदलेगी तभी बदली हुई आवृत्ति सुनाई देगी, वरना समान आवृत्ति सुनाई देगी। ठीक है, तो यही उसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, एक सोर्स है, वो एक ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ठीक है, तो उसे फ्रीक्वेंसी एफ डैश सुनाई देती है। क्वेश्चन जरा सुन लेना, वरना लिखने में वक्त बहुत लग जाएगा। एक सोर्स प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो उसे आवृत्ति सुनाई देती है एफ डैश। लेकिन जब यही सोर्स प्रेक्षक के पास आता है तो आवृत्ति सुनाई देती है 1.2 एफ डैश। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। व्हेन सोर्स it heard a frequency f dash, but when source moves towards the observer it heard a frequency 1.2 f dash। तो आपको वेलोसिटी निकालना है सोर्स का। साउंड की वेलोसिटी v दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो v है। तो आपको आंसर v के पदों में देना है, v की टर्म्स में। हिंदी में सुन लो एक बार, इंग्लिश में तो मैंने बोल दिया। जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो उसे आवृत्ति एफ डैश सुनाई देती है, परंतु जब वो उतनी ही वेलोसिटी से प्रेक्षक की तरफ जाता है तो आवृत्ति 1.2 एफ डैश सुनाई देती है। तो आपको वीएस निकालना है v की टर्म्स में, सोर्स की वेलोसिटी बतानी है। मनीष का आंसर है v/11 और पांडे साहब का आंसर है, बेटा आंसर एफ वी में लाना एफ डैश। वेलोसिटी में एफ डैश कहां से आ गया?
वेलोसिटी तो v के पदों में आएगा ना बेटा। टिल्लू का v/11, पूजा का v/11। चलो अपन करते हैं। देखो बेटा, पहले केस में सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। चलो आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। ऑब्जर्वर तो बेचारा अपने घर पर है, खड़ा हुआ है। सोर्स पहले दूर जा रहा है, ये वीएस। साउंड तो इधर आएगा। अब अपन को फ्रीक्वेंसी एफ डैश दे रखा है। एफ डैश बराबर आएगा एफ, ऊपर आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बेचारा रेस्ट में है तो ऊपर वी आएगा, नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो नीचे प्लस आएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। सेकंड केस में सोर्स बेचारा ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ऑब्जर्वर अपने घर पर खड़ा हुआ है, साउंड इधर जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी 1.2 एफ डैश है, क्वेश्चन में लिखा है 1.2 एफ डैश बराबर आएगा एफ, ऊपर आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वो तो रेस्ट में है, वी आएगा, नीचे v माइनस वी एस आएगा क्योंकि इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। बेटा दोनों को भाग दे दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो इधर आएगा एफ डैश अपॉन 1.2 एफ डैश। इधर f से f कट गया, v से v कट गया, ये आएगा v माइनस वी एस अपॉन v प्लस वी एस। एफ डैश भी काट दो। नीचे 1.2 है, 10/12 यानी कि 5/6, ये 5/6 बचेगा। v माइनस वी एस अपॉन v प्लस वी एस, तिरछा गुणा कर दो। 5v प्लस 5vs बराबर 6v माइनस 6vs। सॉल्व कर लो। वेलोसिटी ऑफ सोर्स आएगा 6 और 5 11। वेरी गुड बेटा, आप लोगों का जवाब सही था, शाबाश। अब इस बार थोड़ा जाग गए ना, अच्छी बात है, जाग गए तो आप जाग जाओगे तो आपका फायदा है, मेरा नहीं है। मैं कुछ और क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं जागे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मैं यहीं बढ़ा दूंगा, बोल दूंगा चैप्टर खत्म हो गया। चलो इससे लिखो फटाफट। तो जिन लोगों ने v/11 बताया, बिल्कुल उन्होंने मेहनत की है, अच्छी बात है। अगला प्रश्न लिखेंगे। बेटा दो सोर्स हैं, उनके बीच में एक ऑब्जर्वर है। ये मस्त क्वेश्चन है। चलो तुम्हें मैं नोट्स तो भेज ही देता हूँ, बाद में भेज दूंगा। बच्चों दो सोर्स हैं, इस बार ध्यान रखना, सोर्स S1 और S2, और बीच में ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर है ना, इधर मूव कर रहा है एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ, तो पहले सोर्स से दूर जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। दूसरे सोर्स के पास आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। तो दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इसे, तो आपको बताना है ये ऑब्जर्वर कितने बीट सुनेगा, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड बताना है। ये आपको निकालना है, और जो वैल्यू दे रखी है वो सुन लो। दोनों सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 330 हर्ट्ज। दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, और जो ऑब्जर्वर जा रहा है उसकी वेलोसिटी है
2 मीटर पर सेकेंड, और साउंड की वेलोसिटी आपको लेना है 330, और बताना है ये जो बीच में प्रेक्षक है इसको कितने विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देंगे। मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी बता दिया। एक सोर्स से दूर जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, दूसरे के पास आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल माइनस कर दो, बीट्स आ जाएंगे। बच्चों कल डाउट भी ले आना, कल डाउट भी आपको बताएंगे हम, है ना। एक बच्चे का जवाब तो आया है, वो आपको भी दिख ही रहा है। आप चैट बॉक्स देख ही रहे हो, देखते रहो आंसर आपके खुद के जो आप लिख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। चलो मैं साथ में सॉल्व करता हूँ बेटा, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। एफ डैश आएगा, एफ ऊपर आता है बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो पहले केस में साउंड इधर जाएगा तो आएगा v माइनस वीओ, और सोर्स रेस्ट में है तो नीचे v आएगा। और एफ डबल डैश दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगी, वो ये होगी। अब देखो दूसरे सोर्स के लिए साउंड इधर आएगा तो यहाँ पर v और vo अपोजिट है, v प्लस vo आएगा, नीचे ओनली v आएगा क्योंकि सोर्स दूसरा वाला भी रेस्ट में है। कैलकुलेशन अभी कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डबल डैश माइनस एफ डैश मुझे निकालना है। जो बीट्स होंगे ना बेटा वो इन दोनों आवृत्तियों में अंतर आएगा, तो ये दोनों को घटाओगे तो आएगा एफ, नीचे तो v कॉमन आ जाएगा, v माइनस vo माइनस v प्लस vo माइनस v माइनस माइनस प्लस vo, तो ऊपर 2vo आएगा, नीचे ओनली v आएगा। बस ये आंसर है। अब सॉल्व कर लो। f कितना दे रखा है 330, vo वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना दे रखा है 2, और वेलोसिटी ऑफ साउंड 330। अरे एक 330 तो कट गया यार, तो ये आएगा 4 बीट्स पर सेकेंड। तो बेटा जिन लोगों ने 4 बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। फोर बीट्स आएगा प्रति सेकंड, 4 विस्पंद सुनाई देंगे। आपको जो पूछना है ना पूछ लेना, मना नहीं करूंगा बेटा, लेकिन खैर आप पूछते ही नहीं हो इसलिए मैं भी फ्री रहता हूँ। मेरी भी गंदी आदत पड़ गई आपके बैच में, वरना हम इतने अटेंटिव रहते हैं कि बच्चों का क्वेश्चन आएगा हम जवाब देंगे। हाँ बच्चा, अब लिखो इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम
बच्चों ढंग से सुनना है इसमें। अगर मान लो हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो हवा के चलने से क्या होता है, साउंड की वेलोसिटी भी इफेक्ट करती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी साउंड को ले जाने वाली हवा ही तो है। तो अगर मीडियम की वेलोसिटी वीएम मान लें, अब देखो बच्चों मैं एग्जांपल दे सकता हूं, यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता, तो एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो ये सोर्स है, सोर्स इधर जा रहा है, ये ऑब्जर्वर है, अभी ऑब्जर्वर को हम रेस्ट में मान लेते हैं, और साउंड तो इधर जाएगा ही, और ये मान लो हवा भी इधर जा रही है, M4 मीडियम है ना, VM मतलब वेलोसिटी ऑफ मीडियम। बेटा इस केस में जो F डैश आएगा वो आएगा, अब सुनना, ऊपर क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट में है, ऊपर V प्लस, बस V आएगा ओनली, लेकिन चूंकि हवा भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होकर V प्लस VM आ जाएगा। बच्चों वैसे ऊपर सिर्फ वेलोसिटी ऑफ साउंड आता, ऊपर सिर्फ V आता, लेकिन अब V प्लस VM मैंने इसलिए किया है क्योंकि हवा धक्का दे रही है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ गया। नीचे क्या आएगा, नीचे आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स, तो नीचे V माइनस VS आता, लेकिन अब क्या आएगा, अब आएगा V प्लस VM, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड V प्लस VM हो गया, ये मान लो माइनस VS। अब बताओ ये एग्जांपल समझ में आया नहीं आया? तो बच्चों चूंकि देखो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, ऐसे समझो, नॉर्मल केस में अगर VM 0 होता तो क्या रिजल्ट आता, बोलो, ये तो आप बोल दो यार, अगर मीडियम नहीं होता तो रिजल्ट क्या आता? V by V minus S। सर V by V minus PS। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा चेंज करना है, चूंकि हवा उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में साउंड जा रही है, इसलिए हवा साउंड को धक्का देकर उसकी वेलोसिटी बढ़ा देगी, तो V जो है हमको V को रिप्लेस करना है V प्लस VM से, तो ऊपर भी V को V प्लस VM लिख दो और नीचे भी V प्लस VM लिख दो, आपका आंसर आ गया। बस ये कहना चाह रहा हूं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर। हमने पहले तो नॉर्मल वाला फार्मूला लिख लिया, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड को बढ़ा दिया क्योंकि हवा ने धक्का देकर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, तो V को V प्लस VM से रिप्लेस किया है हमने, बस ये मान लो। यस सर। अच्छा, अगर मान लो यहां पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम सोर्स को रेस्ट में मान लेते हैं, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, हवा इधर चल रही है, ढंग से देखना, और साउंड तो हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाती ही है। आप एक बार मेहनत करके F डैश निकालने की कोशिश करो, चलो फिर बाद में मुझसे मिला लेना। पहले VM को 0 मानकर लिख लो आप, पुराने वाले केस को, फिर बाद में V को V माइनस VM लिख देना, क्योंकि दोनों हवा है ना, उल्टी बह रही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को कम कर देगी, बस। सही है जितेंद्र तुम्हारा आंसर, लेकिन एक, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है।
तेजेंद्र बेटे एक साइन रह गया बीच में, तो उसकी वजह से पता नहीं लग रहा कि तुम्हारा सही है या गलत है। अर्चना सही है बेटा? हाँ, चरणजीत का भी सही है, धर्मेंद्र का भी सही है, प्रांजल का एक साइन रह गया बस, वैसे ठीक ही होगा। तो देखो अगर Vm 0 होता ना बेटा, तो ऊपर आता V माइनस VO और नीचे ओनली V आता, क्योंकि सोर्स रेस्ट में है। ये पुराना रिजल्ट होता। अब तुम्हें क्या करना है, V को रिप्लेस करना है V माइनस Vm से। इस बार माइनस क्यों आया बेटा? हवा विपरीत दिशा में बह रही है तो वो ध्वनि का वेग कम कर देगी, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाएगा, V माइनस Vm हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले V को V माइनस Vm लिखना है, V माइनस Vm, और नीचे वाले V को भी V माइनस Vm लिखना है, V माइनस Vm। ये आंसर आ गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया था, मैंने कहा ही था सही होगा, वो माइनस रह गया। चलो कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे, अगर मान लो मीडियम उसी डायरेक्शन में, हवा उसी डायरेक्शन में बह रही है जिधर साउंड जा रहा है, तो V प्लस Vm कर देना, और अगर हवा विपरीत दिशा में बह रही है तो V माइनस Vm कर देना, बाकी सेम चीज पुरानी वाली। हेलो सर। हाँ बेटा। सर परपेंडिकुलर हो तो? अगर Vm परपेंडिकुलर हो तो अपने किसी काम का नहीं है, फिर वो यूजलेस है। परपेंडिकुलर नहीं लेना अपन को, क्योंकि है ना, हमको सिर्फ सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसके अलोंग लेनी है सारी चीज। अब चलो तुमने टोका है ना, एक अच्छी चीज बताता हूँ बच्चों। सुनो सुनो मेरी सुनो, मैं एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, फिर इसके बाद पूछ लेना। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों सेम लाइन के अलोंग मोशन अगर नहीं कर रहे, एक ही लाइन पर अगर गति नहीं कर रहे, तुम इसको देखो यार, छोड़ो सारी दुनियादारी। ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है, और इस पर ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन है और ट्रेन इधर जा रही है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ट्रेन तो सोर्स होता है ना बेटा, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये लो, एक प्रेक्षक यहाँ खड़ा है। अभी प्रेक्षक को हम रेस्ट में मान लेते हैं, ऑब्जर्वर रेस्ट में है और ट्रेन थोड़ा दूर से जा रही है, ये ऑब्जर्वर प्रेक्षक की तरफ नहीं आ रही। अब देखो अपना केस बदल गया, ये वो लाइन है जो सोर्स और ऑब्जर्वर को मिला रही है, और ये एंगल थीटा मान लो आप। तो बच्चों अब एफ डैश पता है क्या होगा? चलो आप में से कोई बच्चा दिमाग लगा रहा है तो लगाओ, सोचो एफ डैश क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो सकता है आप पास हो जाओ। फार्मूला वही आएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा एक बात बताओ, साउंड किधर जाएगा? साउंड तो इधर जाएगा ना भैया, साउंड तो हमेशा सोर्स से और ऑब्जर्वर की तरफ जाता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो बेटा ऊपर तो प्रेक्षक की वेलोसिटी 0 है, तो ऊपर तो सिर्फ V आएगा, काम खत्म। नीचे V माइनस VS cos थीटा हो जाएगा सर। और नीचे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे सोर्स की वेलोसिटी है ना बेटा, उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो VS का कंपोनेंट ले लो इस लाइन के अलोंग, इस वाली लाइन के अलोंग, देखो ये जो लाइन है ना, इसके दिशा में, तो कंपोनेंट आएगा VS cos थीटा, तो नीचे आएगा V माइनस VS cos थीटा। अब ये बता ना माइनस क्यों लगाया मैंने? ये भी नहीं बताओगे तो बेकार है फिर। अरे नीचे माइनस क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया?
सर क्योंकि सर Direction स्क्वायर same है ना मोशन है सर? ना, तो इसलिए सर वेलोसिटी बढ़ेगी। हाँ, देखिए, स्क्वायर से direction इसलिए और इंटेंसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। v और vs cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है जी सर, और इसलिए समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस आता है बीच में। हाँ, ये रीजन है। अच्छा, इसमें हम ऑब्जर्वर को भी चला दे, चलो इसका सेकंड पार्ट, ये नंबर 1, ये नंबर 2। ये माइक बंद करो, किसका ऑन है? चलो इसमें फिर ऑन कर लिया। सेकंड केस बच्चों, सेकंड केस में हमारा ऑब्जर्वर भी इधर की तरफ गति कर रहा है, ये वेलोसिटी vo है। तो अब तो यार आप बता ही दो, अब तो मतलब गलती होनी ही नहीं चाहिए, इतना बड़ा हिंट मिला हुआ है आपको, गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों के कंपोनेंट आएंगे, vs का कंपोनेंट भी उस लाइन के मिलाने, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लेना है, और vo का भी, ये vo ये va, s और o को मिलाने वाली लाइन के अलोंग दोनों के कंपोनेंट लो। और ये याद रखना, वो थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल। बोल के बता सकते हैं सर? तू रुक जा, तेरे को नहीं बोलने दूंगा मैं, तू तो चुपचाप बैठ जा। ये बाकी पूरी क्लास है ना जो सोती रहती है, उनमें कुछ बच्चों को कोशिश करने दो। सर एफ इंटू v प्लस v नॉट साइन थीटा बाई v माइनस bs cos थीटा। देख लिया, ये लड़का एकदम बिल्कुल पागल है ये। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ चैट का ही इस्तेमाल करने का भी अधिकार दिया है, तो नहीं, उसका अरे जरा तुम ये देखो, एक को मैं मना कर रहा हूँ और ये बिना पूछे बोल रहा है, इसको मैंने 50 बार मना कर दिया। सौरभ, क्लास के बाद बात करना मुझसे। ये मनीष का बिल्कुल सही रहता है, एकदम परफेक्ट, चुपचाप ये लिखता रहता है और सबसे पहले लिख भी देता है ये, बाकी लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो बच्चा ये ध्यान रखो, ऊपर जो आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आता है। ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा ना, वो इस डायरेक्शन में आएगा, vo cos थीटा। अब v और vo cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ऊपर प्लस आएगा, और v और vs sin थीटा, गलती हो गई मुझसे, अभी सही करता हूँ पहले सही कर देता हूँ बेटा। vs का इधर कंपोनेंट आएगा vs cos थीटा, ये आएगा vs cos थीटा, और vo का कंपोनेंट मैंने गलत लिख दिया, मुझे सही करने दो पहले। vo का कंपोनेंट आएगा vo sin थीटा, क्योंकि बेटा इधर वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ऊपर साइन आएगा, कॉस नहीं आएगा, vo sin थीटा, और नीचे vs cos थीटा आएगा, और माइनस आएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये आंसर है। बच्चों दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि साउंड और ऑब्जर्वर विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए प्लस आया है, और साउंड और सोर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए नीचे माइनस आया है। दूसरी बात, सोर्स का कंपोनेंट जो आएगा वो कोस आएगा, और जो vo का कंपोनेंट आएगा वो साइन आएगा, क्योंकि नीचे वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बच्चों अब एक और केस बचा लास्ट, बस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे मान लो बेटा ये कोई है ना बहुत ऊंची दीवार है, ये कोई बहुत ऊंची दीवार है, या कोई हिल है, हिल 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 क्या होता है?
सब पहाड़। पहाड़। पहाड़, पर्वत, हाँ। और एक है ना, मान लो यहाँ पर एक गड्डी बनाते हैं, ये कोई गाड़ी है जो पहाड़ की तरफ जा रही है और इसने एक हॉर्न बजाया, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वीसी, सी फॉर कार। अब ये कार ने एक हॉर्न दिया, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, वो हॉर्न, वो साउंड सामने जाएगा, दीवार से या पहाड़ से टकराकर वापस आएगा। तो उसी ड्राइवर को जिसने हॉर्न बजाया था, वो जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आई है उसकी फ्रीक्वेंसी अब अलग सुनाई देगी, वो निकालनी है। सुना बच्चा आपने? पहले साउंड इधर गई, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो उस ड्राइवर को एक अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। वो कैसे निकालेंगे? आप में से किसी को हिंट है? यस सर। सर वो दीवार सोर्स बन जाएगी बाद में जब उससे टकरा के आएगी ना। अभी रुक जा, तू रुक जा, तुम दोनों बहन हो, अभी रुक जाओ। मेरे सामने बाकी और 70 बच्चे बैठे हैं, इनके जरा सोचने दो। बच्चों इसको आपको 2 स्टेप्स में निकालना है। चरणजीत बोल। सर फर्स्ट स्टेप में जैसे बस है वो सोर्स है, और जो वो दीवार है वो ऑब्जर्वर है, और जो सेकंड में Correct. जब वो निकालना है ना तो वो सोर्स बन जाएगी, दीवार सोर्स बन जाएगी, और वो जो ड्राइवर है वो ऑब्जर्वर बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझाया इसने, अच्छे से समझाया। अब बच्चों को मैं सिखा दूं। बच्चों आपको 2 बार काम करना है, एक स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 2 स्टेप में। कैसे? स्टेप 1, पहले हमारी जो साउंड है वो पहाड़ की तरफ जा रही है, तो आप गौर से देखो, ये साउंड हो गया, इधर जा रहा है, और ये जो पहाड़ है ना, पहाड़, इसको ऑब्जर्वर मान लो, और ऑब्जर्वर रेस्ट में खड़ा है। तो हम पहले लिखेंगे फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय पहाड़, पहाड़ जितनी फ्रीक्वेंसी ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, क्योंकि वो अपने आप को प्रेक्षक मान रहा है, पहाड़ अपने आप को प्रेक्षक मान रहा है बेटा, तो इसे हम एफ डैश लिख देते हैं। तो एफ डैश बराबर आएगा एफ, वही फार्मूला लगाओ जो अभी तक लगाते आए हैं, ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, क्योंकि हमारा पहाड़ जो ऑब्जर्वर है वो तो बेचारा रेस्ट में है, ऊपर ओनली वी आएगा, नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। सोर्स कौन है? कार है, कार वीसी से जा रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए v माइनस वीसी आएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो बेटा। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो पहाड़ ने रिसीव की है ऑब्जर्वर बनकर। अब बच्चों पहाड़ जितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा ना, उतनी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा, ये ध्यान रखना। ये पहाड़ या दीवार जितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा उतनी रिफ्लेक्ट करेगा। अब हमारा पहाड़ जो है वो सोर्स बन गया। तो सेकंड केस, बच्चों सेकंड केस में ये डायग्राम एक बार कॉपी करके नीचे ले जाऊं। ढंग से सुनना। सेकंड केस में हमारा ये पहाड़ है ना, सोर्स बन गया, सोर्स, और ये सोर्स रेस्ट में है, और ये सोर्स जो है ये साउंड निकाल रहा है, जो साउंड इधर जा रहा है, और हमारा जो कार का ड्राइवर था वो प्रेक्षक बन गया। अब लगा दो एफ डबल डैश।
ड्राइवर को सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी, चलो लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ड्राइवर, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ड्राइवर, ये आएगा बेटा एफ डबल डैश बराबर एफ डैश। अरे ये ध्यान रखना, दीवार जो फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहा है वो एफ डैश है, इसलिए बाहर एफ मत लिख देना, एफ डैश लिखना है। ऊपर आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बेटा ड्राइवर और साउंड अपोजिट जा रहे हैं, ऊपर प्लस आएगा, नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स, हमारा सोर्स रेस्ट में है इसलिए नीचे ओनली वी आएगा। बच्चों ऊपर एफ डैश की वैल्यू नीचे रख दो, एफ डैश बराबर था एफ, वी कट जाएगा, ऊपर आएगा वी प्लस वी सी, नीचे आएगा वी माइनस वी सी, ये हमारा आंसर हो गया। बस आज इतना ही। वैसे तो डॉपलर खत्म हो गया, लेकिन अगर फिर भी कुछ और याद आएगा तो कल पढ़ा देंगे, अभी तो कल का दिन बाकी है, और आपको कुछ पूछना है तो कल पूछ लेना। वैसे अपने यहाँ परंपरा है नहीं पूछने की, आज मैंने बहुत टोंट मारा है आप लोगों को, फिर भी आप सीरियस नहीं होते, अपने परंपरा ही नहीं है कुछ पूछने की। कल डाउट ले आना, कल हम सिर्फ वेव के डाउट करेंगे और एसी के और एसएचएम के अभी नहीं करेंगे, पहले वेव का करेंगे, वेव खत्म हो गया तो बाकी के डाउट भी कर लेंगे। पूछो क्या पूछ रहे हो। सर जब एयर परपेंडिकुलर और सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा सर? मीडियम अगर परपेंडिकुलर हवा चल रही है, देख भैया अगर ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, साउंड इधर जा रही है और हवा इधर जा रही है, अरे तो हमें तो कंपोनेंट इधर लेना है, तो एयर का कंपोनेंट इधर आएगा ही नहीं, काम खत्म। सारे कंपोनेंट उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग लेने होते हैं, बस ये ध्यान रखो। चलो बच्चों कल डाउट लेकर आना, याद दिला रहा हूँ बार बार। यस सर। बाय, पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको। बाय।